Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain some important rules of the gerund. Students, in my previous two videos, means gerund part 1 and the gerund part 2, I have already explained what a gerund is and what its uses are. So, in this video means gerund, as you can see on the board, the gerund part 3, I am going to explain some important rules of gerund. In my previous video, the gerund part 2, I have already explained 4 important rules of gerund. In this video, I am going to explain rule number 5, 6 and 7. So first of all, I would like to repeat the definition of the gerund. The gerund is the ing form of a verb which has a force of a noun as well as a verb. In Hindi we can say gerund वर्ब की ing फॉर्म होती है जो कि नाउन साथ ही वर्ब इन दोनों के रूप में काम करती है. ये मैं आपको अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में gerund पार्ट 1 और gerund पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो in this video I am going to explain rule number 5, 6 and 7. So let us have a look at rule number 5. On the top of the board you can see over here verb plus you can see a structure written by me. आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये रूल नंबर 5 में. तो ये स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले तो कि रूल क्या है कि देयर आर सम वर्ब्स दैट मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट बिफोर अ gerund. इन हिंदी वी कैन से कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद gerund आने से पहले ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता. तो इसको इस वाक्य रचना के रूप में लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं. वर्ब प्लस फिर ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस तरह से लिखा है. तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये जो आप देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम, राम. तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस लिखे गए हैं. ऊपर वाली लाइन में जो पर्सनल प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे गए हैं और ये नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स. यहाँ पर इट्स होना चाहिए, इट्स, देयर, और ये राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, राम्स. तो ऊपर वाली लाइन में एक नाउन भी है, राम, ये नाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है अभी. और नीचे वाली लाइन में राम्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में. और बाकी जितने भी हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो ऊपर वाली लाइन में जो आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे गए हैं, ऑब्जेक्टिव रूप लिखे गए हैं. और नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के कौन से रूप होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले रूप होते हैं. तो यहाँ पे आप ये वर्ब्स देख सकते हैं. ये वर्ब्स जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, यहाँ पर जो मैं अपने हाथ से इशारा कर रहा हूँ, कांट स्टैंड से लेकर यहाँ तक, ये 1, 2, 3 लाइंस में जो वर्ब्स लिखी हैं, ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. ठीक है. यदि आता है ऑब्जेक्ट तो इन रूपों में आएगा, पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ऊपर वाले रूपों में, या पर्सनल प्रोनाउंस के पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में आएगा. ठीक है. और इसके बाद प्लस लगाकर gerund लिखा है कि इस ऑब्जेक्ट के बाद gerund आती है. तो लेट अस हैव अ लुक एट द वर्ब्स विच हैज़ सच स्ट्रक्चर. मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनको आप देखें, गौर से देखें कि इन वर्ब्स के पास ऐसी वाक्य रचना, ये जो लिखी हुई है, ये वाक्य रचना इन वर्ब्स में बनती है. तो सबसे पहले कांट स्टैंड. कांट स्टैंड मीन्स बर्दाश्त नहीं करना या सहन नहीं करना. डिटेस्ट, नफ़रत करना. डिसलाइक, नापसंद करना. ड्रेड मीन्स भयभीत होना. इनविसिज, इनविसिज माने सामना करना,
या परिकल्पना करना, हेट, इमेजिन, लाइक, लव, माइंड। माइंड के आगे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। तो माइंड अगर ये वर्ब जो आएगी तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगी या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगी। मिस, रिकॉल, रिग्रेट, रिमेंबर, रिस्क, रिसेंट, स्टार्ट, स्टॉप। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वो वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता, फिर जीरंड आती है। ठीक है, और मैंने आपको ये बता ही दिया है कि यदि ऑब्जेक्ट आएगा तो किस रूप में आएगा, इन रूपों में आएगा। पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऊपर वाले ये ऑब्जेक्टिव रूप होंगे और या फिर पर्सनल प्रोनाउंस के ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले रूप भी हो सकते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल्स दैट हैव बीन वर्कड आउट ऑन द बोर्ड। तो ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं। नंबर 1 को आप देख सकते हैं, आई कांट स्टैंड हिम, ऑब्लिक लगाकर हिज लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कांट स्टैंड हिम ऑब्लिक हिज। ऑब्लिक लगाने का मतलब है कि ये या ये यानी यहाँ पर हिम या हिज दोनों में से कोई भी आ सकता है। टॉकिंग और उसके बाद फिर टॉक की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड आया है, सो लाउड टू मी। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई कांट स्टैंड हिम या हिज टॉकिंग सो लाउड टू मी। क्या लिखा है, आई कांट स्टैंड हिम या हिज टॉकिंग सो लाउड टू मी। तो इसका मतलब क्या होता है, मुझे उसका मेरे से इतनी तेज़ या इतनी ऊंची आवाज़ में बात करना सहन नहीं होता, यानी मैं उसके द्वारा मुझसे ऊंची आवाज़ में बात किया जाना सहन नहीं कर पाता। सेकंड एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, आई रिमेंबर यू या फिर योर। तो यू की जगह योर भी लगा सकते हैं, यू या योर। बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल। तो एग्जांपल क्या लिखा है, आई रिमेंबर योर बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल या फिर आई रिमेंबर यू बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि मुझे तुम्हारी पहली मोटरसाइकिल ख़रीदना ध्यान है, यानी तुमने जब अपनी पहली मोटरसाइकिल ख़रीदी थी वो बात मुझे ध्यान है। इस सेंटेंस का ऐसा अर्थ होता है। थर्ड वाले एग्जाम्पल पे अपन गौर करें, शी डजंट लाइक मी या माई। तो यहाँ पर मी या माई दोनों में से कोई भी आ सकता है। टॉकिंग टू यू, तो सेंटेंस क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, शी डजंट लाइक मी और माई टॉकिंग टू यू। क्या लिखा है आप बोर्ड पे देख सकते हैं, शी डजंट लाइक मी टॉकिंग टू यू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं शी डजंट लाइक माई टॉकिंग टू यू। तो इस थर्ड नंबर वाले एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होता है कि उसे मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं आता, यानी वह मेरा तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। एग्जाम्पल नंबर 4 पे आप देखें, नोबडी लाइक्स यू या योर। यू या योर में से यहाँ कोई भी आ सकता है। इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल, नोबडी लाइक्स यू इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, नोबडी लाइक्स योर इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस। इसका हिंदी क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा दूसरे लोगों के कामों में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं गौर से, ये वो वर्ब्स हैं जिन वर्ब्स के बाद जीरंड के आने से पहले ऑब्जेक्ट, जैसा कि ये ब्रैकेट में है, तो इन वर्ब्स के बाद जीरंड आने से पहले ऑब्जेक्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। और लगेगा तो कैसे लगेगा, पर्सनल प्रोनाउंस के या तो ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव रूप होंगे या फिर पर्सनल प्रोनाउंस के ये नीचे वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव वाले रूप होंगे। इसके बाद नाउ कम टू आवर नेक्स्ट रूल विच इज़ रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 में मैंने लिखा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वर्ब प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि देर आर सम वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इन हिंदी वी कैन से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बोर्ड पर लिखा भी है, रूल नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये ऐसी वर्ब्स जो हैं, ऐसी वर्ब्स आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखी हुई हैं कि एडमिट मीन्स स्वीकार करना या कबूल करना, डिनाई मतलब इनकार करना, फॉरगेट माने भूलना, रिकॉल माने याद करना, रिग्रेट माने अफसोस करना या दुख करना,
रिमेंबर यानी याद रखना या याद करना। तो अब एग्जांपल्स पर अगर गौर करें, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल। क्या लिखा है? आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल। तो इसका हिंदी क्या होता है कि अब मुझे इस मोटरसाइकिल को ख़रीदने का अफसोस होता है, यानी मुझे अब अफसोस होता है कि मैंने ये मोटरसाइकिल क्यों ख़रीदी। आई नाउ रिग्रेट, तो रिग्रेट उन वर्ब्स में से है जिसके बाद हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई नाउ रिग्रेट, रिग्रेट के बाद हैविंग लगाया है और बाय माने खरीदना, तो बाय की थर्ड फॉर्म बॉट का प्रयोग किया गया है। आई नाउ रिग्रेट हैविंग बॉट दिस मोटरसाइकिल, मतलब मुझे अब इस मोटरसाइकिल को खरीदने का अफसोस होता है। सेकंड एग्जांपल पे आप गौर करें, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन एनी मनी। तो क्या है, आप देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल रूल नंबर 6 में, ही डिनाइड हैविंग स्टोलन एनी मनी, मतलब उसने कोई भी पैसा, कुछ भी पैसा चुराना, इस वाली बात से इनकार कर दिया। तो डिनाई भी इन वर्ब्स में है जिसके बाद हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो हैविंग के बाद स्टील माने चुराना होता है, STEAL स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन आई है। ठीक है, यहाँ नीचे का क्लियर दिख रहा है बेटा? ठीक। रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप देखें, ही एडमिटेड हैविंग ब्रोकन द फर्नीचर। क्या लिखा है? आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, ही एडमिटेड हैविंग ब्रोकन द फर्नीचर, मतलब उसने फर्नीचर को तोड़ने वाली बात स्वीकार करी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम रूल नंबर 7 पर। सो in rule number 7(2) I have written a structure. As you can see here on the board, I have written the structure verb plus object plus gerund. Gerund means ing form of verb, oblique लगा हुआ है bare infinitive. Bare infinitive means first form of verb. It means there are some verbs that are followed by an object plus either a gerund or a bare infinitive. I repeat the whole rule. There are some verbs that are followed by object plus either a gerund or a bare infinitive. In Hindi we can say कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आता है, मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और या फिर जीरंड नहीं आता, उसके बदले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ऐसी वर्ब्स जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं वो वर्ब्स ये बोर्ड पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। फील माने महसूस करना, हियर सुनना, नोटिस माने गौर करना, ध्यान देना, ऑब्ज़र्व का भी मतलब होता है गौर करना, अवलोकन करना, ओवर हियर यानी छुप कर लुक छिप कर सुनना, सी माने देखना, वॉच माने भी देखना। तो ये वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आने के बाद या तो जीरंड आता है, मतलब या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या फिर अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, या फिर वो आती है। तो अब एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द यूसेज ऑफ आईएनजी फॉर्म और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब इस पैटर्न में जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आता है या बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो जीरंड के होने पर या फिर जीरंड की जगह बेयर इन्फिनेटिव होने पर देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा वाक्य के अर्थ में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो यहाँ हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट। तो क्या लिखा है आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट। इसका मतलब है कि मैंने इस कुत्ते को रात में ज़्यादातर समय भौंकते हुए सुना। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर हर्ड के बाद जब ऑब्जेक्ट आया दिस डॉग और उसके बाद जीरंड आया है बार्क में आईएनजी, इससे ये पता चलता है कि क्रिया
किसी एक निश्चित समय अवधि के अंदर बार बार रिपीट हुई। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्किंग मोस्ट ऑफ द नाइट, मतलब मैंने इस कुत्ते को ज़्यादातर रात में ज़्यादातर समय भौंकते हुए सुना, यानी वो भौंकने का काम उसका बार बार हुआ। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसा कि बोर्ड पे लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्क। क्या लिखा है, आई हर्ड दिस डॉग बार्क। इसका भी मतलब ये होता है हिंदी में कि मैंने इस कुत्ते को भौंकते हुए सुना। लेकिन इससे ये पता चलता है कि एक बार वो भौंक रहा था, एक बार उसने भौंका और वो मैंने सुना। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 पर गौर करें, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। क्या लिखा है, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो यहाँ पर सी वर्ब के बाद हर ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद थ्रो की आईएनजी फॉर्म थ्रोइंग यानी जीरंड आई है। तो सेंटेंस क्या लिखा है, आई सी हर थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड। तो इसका हिंदी क्या होता है, मैं उसे सड़क पर कचरा फेंकते हुए देखता हूँ। तो इससे पता चलता है कि ये उसके द्वारा सड़क पे कचरा फेंके जाने का काम अक्सर होता है, बार बार होता है, रिपीट होता है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस तरह से लिखते हैं, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। क्या लिखा है बोर्ड पर, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्रिया जो है वो एक बार घटित हुई है। तो इसका हिंदी क्या बनता है, आई सॉ हर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, मैंने उसे सड़क पर कचरा फेंकते हुए देखा। मतलब कि उसने एक बार कचरा फेंका होगा और वो उस एक बार ही उसके कचरे फेंकने के समय मेरा उसको देखना हुआ। ठीक है, तो उसके द्वारा कचरा फेंकने का काम एक बार हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख सकते हैं, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। क्या लिखा है बोर्ड पर एग्जाम्पल नंबर 5 में, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग अ हाउस। मतलब इसका हिंदी क्या होता है कि मैं उन्हें एक मकान बनाते हुए देख सकता था। तो इससे ये पता चलता है कि आई कुड सी देम बट नॉट आई कुड सी सम ऑफ द एक्शन बट नॉट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। मतलब मैं उस क्रिया का कुछ भाग, वो जो काम हो रहा था उसके कुछ भाग को देख सकता था, ना कि उस काम को शुरू से लेके अंत तक। तो आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। सेंटेंस क्या लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ, आई वॉज एबल टू वॉच दैम बिल्डिंग द हाउस। मतलब मैं उन्हें मकान बनाते हुए देख सकता था, यानी कि मकान बनते हुए जब बन रहा था तो थोड़ा बहुत बनने का काम देखा होगा। ठीक है, ना कि काम शुरू होने से लेके अंत तक। लेकिन अगला सेंटेंस जो आता है, आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। तो ये वॉच वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट हर है और उसके बाद बेर इन्फिनेटिव लिया गया है क्लाइंब। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिना टू के है तो बेर इन्फिनेटिव है। आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, आई रिपीट द होल सेंटेंस, आई वॉच्ड हर क्लाइंब थ्रू अ रोप। मतलब मैंने उसे रस्सी के सहारे, रस्सी के माध्यम से ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो इस सेंटेंस से ये पता चलता है कि आई वॉज एबल टू वॉच द होल एक्शन फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड। मतलब मैं पूरे एक्शन को, पूरे कार्य को देख सकता था शुरुआत से लेकर एंड तक। तो आपने देखा ये वो वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद या तो जीरंड आ सकता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और या फिर उस जीरंड के बदले में बेर इन्फिनेटिव आ सकता है अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के, जिसे हम बेर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये वो वर्ब्स हैं, फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, ओवर हियर, सी, वॉच, और ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन वर्ब्स के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद जीरंड आने पे सेंटेंस का सेंस कुछ और हो सकता है, और बेर इन्फिनेटिव आने पे इनका सेंस कुछ और हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक एक्सप्लेन करूँगा, इससे आगे का मैं कंटिन्यू रखूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर। थैंक्स।